आप सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। देखिए आज का हम लोगों का विषय क्या है, सिंथेसिस। और आप विद्यार्थी लोगों को मैंने बता रखा है कि देखिए ये लेवल 2 है। देखिए मेरे विद्यार्थियों, आप मेरे निर्देश को ध्यान से सुन लें। ये लेवल 2 है। मैंने लेवल 1 के तहत टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इसको पढ़ाया भी है और इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस भी कराया है। तो जब आप लोग लेवल 1 को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तभी आप लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप अच्छे से सिंथेसिस को समझ सकते हैं। और सिंथेसिस को समझने का उद्देश्य हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता को हासिल करना है। इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह समझना है, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग का मामला हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने का मामला हो, चाहे आप 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हो, चाहे आप एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी विषय की आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताया करता हूं कि लेवल 2 है। लेवल 2 का मतलब ये हो गया कि आप लोग टेंस को अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक्टिव पैसिव को अच्छे से पढ़ चुके हैं और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप हमारी लेवल 1 की वीडियो को देखिए, ठीक है ना। कुछ हमने यूट्यूब पर भी दिया है और कुछ आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, है ना। और आप इस सिंथेसिस चैप्टर को आप सीखना शुरू करिए। देखिए होता क्या है कि लेवल 2 में सिंथेसिस ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है। सबसे पहली बात हम लोग सिंथेसिस को समझते हैं, ठीक है ना। सिंथेसिस का मोटे तौर पे अर्थ क्या है जी, मिश्रण। इसी चीज को लोग कहते हैं संयोजन, ठीक है ना। ओके, अब हमें अंग्रेजी में समझना है। देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, पहले भी बता चुका हूं कि मैं जितने भी शब्द आएंगे सबकी वो कैप को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। इसी चीज को हम लोग मिक्सचर कहते हैं। ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन उठाइए और लिखिए इसको। फ्यूजन भी कहते हैं, कई बार आए हैं यहां से सवाल। इसी चीज को हम लोग ब्लेंड भी कहते हैं और इसी चीज को हम लोग मोटे तौर पे कहते हैं कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं जी, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। सिंथेसिस, जैसे एक उदाहरण मैं बोल रहा हूं, इंडियन कल्चर इज सिंथेसिस ऑफ वेरियस कल्चर, यानी कि भारतीय संस्कृति कई संस्कृतियों का मिश्रण है, ठीक है ना। सुनते होंगे आप लोग, इंडियन कल्चर इज सिंथेसिस ऑफ वेरियस कल्चर। मतलब क्या हुआ, मिक्सचर, फ्यूजन, ब्लेंड, कॉम्बिनेशन। और अगर ये अव्यवस्थित मिश्रण हो, ये शब्द ध्यान दीजिए, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीजें पूछी जा चुकी हैं, हॉच पॉच। और इसी चीज को हिगलडी और पिगलडी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ, PIGGLEDY, हिगलडी, पिगलडी, ठीक है ना। इन दोनों का मतलब हुआ कंफ्यूज्ड मिक्सचर। देखिएगा जी, थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़िए। जब आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए लगे रहते हैं तो आपका पेशेंस ही आपकी असली ताकत होता है, ठीक है ना। योर पेशेंस इज योर रियल पावर इफ यू आर सीरियस टू योर पर्पज, टू योर गोल, राइट। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया। सबसे पहली बात तो आप जानते हैं सिंथेसिस एक ग्रामर का चैप्टर है जी, ठीक है ना। लेकिन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, मिश्रण, संयोजन, मिक्सचर, फ्यूजन, ब्लेंड, कॉम्बिनेशन, हॉच पॉच, हिगलेडी पिगलेडी, ये दोनों इनसे अलग है। इसका मतलब होता है कंफ्यूज मिक्सचर। अब आप कहे सर हमें समझ में नहीं आया, कंफ्यूज मिक्सचर क्या है। इसका मतलब होता है, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गड़बड़ झाला, घाल मेल, ठीक है ना। जैसे कोई चीज आपस में मिला दिया गया, अव्यवस्थित तरीके से मिला दिया गया। जैसे एक पेज हो, उसी में आपने सारे विद्यार्थियों का नाम एक साथ लिख दिया, चाहे वो 9th के हो, 10th के, सबको अलग अलग नहीं लिखा, उसी में रख दिया, ठीक है ना। एक कोई बैग है, उसी में आपने कॉपी भी रख दिया, किताब भी रख दिया, उसी में आपने खाने का भी सामान रख दिया। कुछ ढूंढना हुआ
तो आपको जल्दी से मिलता नहीं है, तो आपने उसको क्या बना दे रहे हो जी, हर चीज हौच पौच हो जाती है। हौच पौच समझ गए ना? ओके चलो, अव्यवस्थित मिश्रण कह लो। अब हमें इससे ज्यादा नहीं, हम लोग अपनी विषय पर आते हैं। देखिए आप हमारी बात को ध्यान से सुनते रहिए। तो सिंथेसिस एक चैप्टर है। अब सिंथेसिस का काम क्या है? आप ये सोचते होंगे कि सर अगर हम लोग ग्रामर में सिंथेसिस चैप्टर को ना पढ़ें तो क्या होगा? देखिए सिंथेसिस चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि जब शुरुआती दौर पे हम किसी भाषा को सीख रहे होते हैं तो हम लोग छोटे छोटे वाक्यों को लिख लेते हैं, ठीक है ना, अभी आपको मिलेगा। लेकिन जब हम लोग सिंथेसिस पढ़ लेते हैं, मान लो ए बी सी ये 3 सेंटेंस है, सिंथेसिस क्या करेगा, इनको एक साथ कर देगा, यानी कि ये कंबाइंड सेंटेंस लिखे जा सकते हैं। जो बात आपने 3 वाक्य में व्यक्त किया वही बात सिंथेसिस सीखने के बाद आप एक वाक्य में व्यक्त कर लेंगे। मान लो आपने सिंथेसिस नहीं पढ़ा है तो आपके लिए कंबाइंड सेंटेंस को समझना, बोलना, लिखना तीनों चीज संभव नहीं होता है, और आपकी अंग्रेजी भाषा में वो फ्लुएंसी नहीं आती है जो कि फ्लुएंसी आप लोगों में आना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए फिर सिंथेसिस के अंतर्गत देखिए लिखा भी हुआ है, हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स और एक कंपाउंड सेंटेंस को क्या करते हैं जी, बनाते हैं। अर्थात सिंथेसिस के अंतर्गत हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे अलग अलग वाक्यों को, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स और एक कंबाइंड सेंटेंस और एक हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कैसे बना लेते हैं। ये सब हम कहाँ सीखते हैं जी, सिंथेसिस। कौन सिखाता है, सिंथेसिस, ठीक है ना। आगे हम लोग जरा ध्यान देते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लोग थोड़ा नजर रखिए, बोर्ड पे नजर बना के रखिए। देखिए अर्थात सिंथेसिस का उद्देश्य कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना होता है, और कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना। वही बातें मैंने आपको बताई कि सिंथेसिस के अंतर्गत हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाते हैं, कैसे एक कंबाइंड सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही ऊपर, आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा हम लोग विषय की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आप देख रहे हैं कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना, सिंपल सेंटेंस कम और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। देखिए जी थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत होगी क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ये ऑनलाइन क्लास है, और ऑफलाइन क्लास में रिवीजन, फ्रीक्वेंट रिवीजन पॉसिबल होता है, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। देखिए जैसे कि मैं कह रहा हूँ, जो बात मैंने अभी आपको बताया ध्यान से सुनिए। देखिए चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप 9th-10th के लिए पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हो, ठीक है ना, आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए जैसे कि मैं हिंदी आप लोग पढ़ते रहिए, मैं अंग्रेजी को इधर पढ़ रहा हूँ। आई सॉ प्रिंसिपल, ये कितना वाक्य है, एक वाक्य। दूसरा वाक्य क्या है, ही वॉज स्टैंडिंग एट गेट, ये क्या हुआ, दूसरा। क्लियर, आई सॉ प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल को देखा। ही वॉज स्टैंडिंग एट गेट, वो गेट पर खड़े हुए थे। तीसरा वाक्य कहता है आई केम बैक फ्रॉम देयर, मैं वहां से वापस आ गया। अब बताइए ये बात कितने वाक्य में कही गई, ये बात 3 वाक्य में कही गई। अब क्या आप सोचिए, क्या हम लोगों के पास कोई ऐसा भी जुगाड़ है, कोई ऐसा भी साधन है जिसकी वजह से हम लोग इसे एक वाक्य में लिख दें? तो मैंने कहा यस, आप लोग इसको सिंथेसिस के नियम अगर जानते होंगे तो एक वाक्य में लिखा जा सकता है। देखिए कि जैसे लिखा भी हुआ है, बोर्ड पे नजर रखिए, थोड़ा आगे जल्दी जल्दी बढ़ते रहिए, अभी मैं बताऊंगा। देखिए तो क्या कैसे लिख दिया गया, जो बात कहा गया कि मैंने प्रिंसिपल को देखा, वह गेट पर खड़े हुए थे, मैं वहां से वापस आ गया। वही बात हिंदी में भी कहा गया है, वही बात हिंदी में भी कही गई है। देखिए वही बात हिंदी में कही गई है, प्रधानाचार्य को गेट पर खड़े हुए देखकर मैं वहां से वापस आ गया।
देखिए जो ऊपर वाला ट्रांसलेशन था वो तो आपके लिए आसान था कि आई सॉ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वाज स्टैंडिंग एट गेट, आई केम बैक फ्रॉम देयर। देखिए इसमें फ्लुएंसी आपकी नहीं पैदा हो सकती जब तक आप कंबाइंड फॉर्म ऑफ सेंटेंस में लिखना बोलना नहीं जानते हैं ना। ओके, विदाउट नोइंग हाउ टू राइट इन कंबाइंड फॉर्म सेंटेंसेज यू कैन नेवर हैव फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, क्योंकि आप जो छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं, है ना, उससे आपकी फ्लुएंसी नहीं हो सकती है। और अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है, चाहे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, चाहे हम 9th 10th के विद्यार्थी हैं, हमें इसे समझना ही पड़ेगा। तो जो बात 3 वाक्य में कही गई कि आई सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वाज स्टैंडिंग एट गेट, आई केम बैक फ्रॉम देयर, ये तो बड़ा सिंपल है जी। ये तो आप मान लो कि 6वीं का बच्चा भी बोल लेगा और समझ लेगा। अब बात आगे आती है कि इंग्लिश में फ्लुएंसी को हम कैसे गेन करें, और ये सारी चीजें हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। आप ध्यान दीजिएगा, सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे जैसे हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ रहे हों, वहां भी इसका रोल बहुत जबरदस्त होता है। ठीक है ना जी। ओके, आप समझिए, जैसे लिखा हुआ है सीइंग प्रिंसिपल स्टैंडिंग एट गेट, आई केम बैक फ्रॉम देयर। देखिए जो बात 3 वाक्य में कही गई थी कि मैंने प्रिंसिपल को देखा, आई सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वाज स्टैंडिंग एट गेट, आई केम बैक फ्रॉम देयर, वही बात यहाँ पे एक वाक्य में लिख दिया गया, सीइंग प्रिंसिपल स्टैंडिंग एट गेट, आई केम बैक फ्रॉम देयर। अब बताइए एक कंबाइंड सेंटेंस हो गया कि नहीं हो गया? ये देखिए जी, ठीक है ना, कंबाइंड फॉर्म में आ गया। और यही चीज आप लोग क्या कर रहे थे, ये चीज देखो जी, ये 3 सेंटेंस में है, ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस, ये 2 और ये 3। जो बात 3 वाक्य में कही गई वही बातें एक वाक्य में कह दिया गया। ठीक है ना। ओके, अब देखिए ये बात लिखा हुआ है सिंथेसिस चैप्टर के अंतर्गत कई नियम हैं। अब ये बात आती है, चलिए जी ठीक है, हम लोग सिंथेसिस क्यों पढ़ते हैं ये भी समझ लिए कि सिंथेसिस पढ़ने के पीछे का उद्देश्य जो कई छोटे छोटे वाक्य हैं उन्हें मिलाकर एक बड़ा वाक्य कर सकते हैं, अर्थात जो बात छोटे छोटे कई वाक्यों में व्यक्त की जाती है, सिंथेसिस सीख करके हम उसे एक वाक्य में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना जी। लेकिन अब इस सवाल उठता है कि हमें वो रूल कौन सिखाएगा, तो वो रूल आपको सिंथेसिस सिखाएगा, और कह रहा है कि सिंथेसिस के अंतर्गत कई नियम है। पहला नियम क्या है जी, पार्टिसिपल। बहुत ध्यान से देखिए, आज मैं इसी को पढ़ाने वाला हूं। पहला नियम है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल होता क्या है, पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्यों को जोड़ना। आप लोग स्क्रीन पे नजर रखिए, प्लस आप लोग हमारी भी बात को सुनते रहिए। मैं अपनी बात को एक बार फिर से दोहराता हूं कि पार्टिसिपल है क्या, ठीक है ना, सिंथेसिस है क्या। सिंथेसिस के अंतर्गत हम लोग सीखते हैं कि कैसे कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त और एक मिश्रित वाक्य बना लेते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए, पहला नियम कौन है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्यों को जोड़ना। तो सबसे पहली बात सवाल यही उठता है कि आखिर में जी पार्टिसिपल है क्या। आप लोग थोड़ा देखिए, मैं पेन का प्रयोग कम करूंगा। पार्टिसिपल क्या है, अ वर्ड दैट इज फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब दैट एंड्स इन आईएनजी, यानी कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो आईएनजी उसके अंत में रहता है, और आर ई डी आर ई एन एक्सेट्रा पास्ट पार्टिसिपल। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसी को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। पार्टिसिपल आर यूज्ड टू फॉर्म टेंसेस ऑफ द वर्ब आर एज एडजेक्टिव। आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है कि पार्टिसिपल वो वर्ब है जो वर्ब एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है। आपसे कई बार पूछा गया है, नोट करिए पॉइंट को, कि पार्टिसिपल क्या होता है। टीजीटी में, पीजीटी में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे बहुत बार पूछा गया है जी। पार्टिसिपल क्या है, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों होता है। ठीक है ना। कई बार आपसे पूछा जाएगा पार्टिसिपल क्या है ना। उसमें 3 विकल्प दिया होगा, वर्ब और नाउन, नाउन एंड एडवर्ब, एडवर्ब एंड वर्ब, ऐसे दिया होगा, फिर दिया होगा वर्ब एंड एडजेक्टिव। तो पार्टिसिपल क्या है, वर्ब और एडजेक्टिव। यानी कि आप कह सकते हो कि पार्टिसिपल जो है वो बेसिक रूप से होता क्या है, वर्ब, लेकिन काम किसका करता है जी, एडजेक्टिव का। पार्टिसिपल तो मूल रूप से वर्ब ही होता है, लेकिन वो वर्ब का काम नहीं करता, वो किसी एक्शन को डिनोट नहीं करता, वो किसी की विशेषता बताने लगता है। ठीक है ना। आगे बात समझ में नहीं आया, जैसे मैंने अभी यहां पे लिख दूं कि दौड़ता हुआ घोड़ा, जैसे मैंने लिख दिया जी दौड़ता हुआ घोड़ा। अब बताइए घोड़ा तो क्या हो गया जी, ये नाउन हो गया।
अब इस घोड़े की विशेषता है वो खड़ा नहीं है, वो शांत नहीं है, वो क्या कर रहा है जी, दौड़ता हुआ। तो क्या हो जाएगा, अ रनिंग हॉर्स। समझ में आ गया, अ रनिंग हॉर्स। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो मतलब घोड़ा तो है लेकिन वो दौड़ता हुआ घोड़ा है। तो इसमें जो ये रनिंग शब्द है जी, यही तो पार्टिसिपल है, मैं कह रहा हूं। यही चीज आपसे पहचानवाया जाएगा कि पहचानिए जी इसमें रनिंग क्या है। सारी बात आपको बताई जाएगी, केवल एक ही समस्या है आप लोगों के सामने कि आप पेशेंस से सुन सकते हैं कि नहीं बात को ना। ध्यान से सुनिए आप लोग। तो ये रनिंग हॉर्स हो गया। अभी मैं यहाँ पे लिख दूं एक बात, अ स्लीपिंग चाइल्ड, अ स्लीपिंग चाइल्ड। अब ये अ स्लीपिंग चाइल्ड, अब बताइए ये चाइल्ड क्या है जी। आप पहले की चीज थोड़ा सा जी पढ़ के रखो। मैंने कहा ये लेवल 2 की वीडियो है। अगर किसी ने नाउन, अगर किसी ने लेवल 1 अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसको पहले लेवल 1 पढ़ के आना चाहिए। इसीलिए मैंने अपने प्रोग्राम को 3 भागों में बांटा है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में टेंस है, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच प्लस उनकी प्रैक्टिस। लेवल 2 में आपका सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है और बहुत सारे, यानी कि आप जितने भी ग्रामर के चैप्टर हैं वो सारे इंक्लूड किए गए हैं। और लेवल 3 में वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हम लोग 2000, 4000, 5000, 10,000 जो भी प्रश्न हम लोगों को मिलेंगे, हम लोग उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और अपनी तैयारी को परफेक्ट करेंगे। ये हम लोगों की एक योजना है जी, राइट। और हम लोग उसके लिए कोशिश करेंगे। ध्यान देना, अ स्लीपिंग चाइल्ड है। अब चाइल्ड का मतलब तो बच्चा हो गया, तो बच्चा तो नाउन है जी, ओके। अब बच्चा तो है लेकिन वो कैसा बच्चा है जी, सोता हुआ बच्चा। तो जब सोता हुआ बच्चा है तो ये स्लीपिंग यहाँ पे क्या बन गया जी, पार्टिसिपल। समझ रहे हो ना, यही चीज अभी आपको मिलेगी। आप थोड़ा धैर्य रखिए, अभी मैं हर बात का रिव्यू लिया करूंगा, ठीक है ना, ओके। एक बार फिर से हम लोग ध्यान से सुनते हैं। देखिए पार्टिसिपल का उद्देश्य क्या है पढ़ने का। पार्टिसिपल जब हम लोग नहीं पढ़े रहते हैं तो अपनी बात को हम छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करते हैं, लेकिन जब हम लोग पार्टिसिपल पढ़ लेते हैं, सॉरी, जब हम लोग सिंथेसिस पढ़ लेते हैं तो सिंथेसिस पढ़ने के बाद जिन बातों को हम छोटे छोटे कई वाक्यों में व्यक्त करते हैं, उन बातों को हम लोग एक ही वाक्य में व्यक्त कर लेते हैं, जैसा कि आपने ऊपर देखा है। ठीक है ना जी, इस बात को आप समझिए। तो पहला नियम क्या है, यानी कि वाक्य को जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसमें पहला नियम क्या है, पार्टिसिपल। अब सवाल उठता है पार्टिसिपल है क्या, तो आप कहते हो सर पार्टिसिपल मूल रूप से वर्ब होता है, लेकिन ये काम किसका करने लगता है, एडजेक्टिव का। तो उसका एक नया नाम पड़ जाता है पार्टिसिपल। एक ऐसा शब्द जो वर्ब होता है लेकिन वर्ब का काम नहीं करता, वो काम एडजेक्टिव का करता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है पार्टिसिपल। तो आपसे पूछा जाएगा पार्टिसिपल होता क्या है, तो आप बताओगे वर्ब प्लस एडजेक्टिव, अर्थात पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव होता है। वेरी वेरी नोटेबल पॉइंट है ये जी, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है। अब आता है पार्टिसिपल भी जी कितने प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल भी यहाँ पे हमने आपको 3 प्रकार के पढ़ाया है। पहला पार्टिसिपल कौन है जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। प्रेजेंट पार्टिसिपल देखो लिखा हुआ है, आप पढ़िए आराम से। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ने से बनता है, यानी वर्ब के अंत में जब जुड़ा रहता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। आप लोग जानते ही होंगे, बहुधा इसका प्रयोग ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनमें दूसरे वाक्य की क्रिया का परिणाम, दूसरे वाक्य की क्रिया पहले वाक्य की क्रिया का परिणाम होती है और दोनों वाक्य के कर्ता एक होते हैं। थोड़ा ये गड़बड़ लिखा है, ध्यान से सुन लो। जिसमें दूसरे वाक्य की क्रिया पहले वाक्य की क्रिया का परिणाम होता है और दोनों वाक्य के कर्ता एक होते हैं। आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, दूसरे वाक्य की क्रिया पहले वाक्य की क्रिया का परिणाम होता है और दोनों वाक्य के कर्ता एक होते हैं। हिंदी में इसका अर्थ क्या निकलता है जी, ध्यान दो। अंग्रेजी बोलना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, हुआ, हुई, हुए, या इसी को क्या निकलता है जी, करके। सब कुछ मैं बताऊंगा बहुत आसानी से। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर हुए या करके निकलता है। आगे ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आएगा। क्या समझ में क्या निकलता है, हुए या करके निकलता है। ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ध्यान दो, अब यहां पे
देखिए लिखा हुआ है मैंने एक शेर देखा मैं चिल्लाया। ये तो आप देखिए कोई छठवीं का बच्चा होगा, बहुत छोटे क्लास का बच्चा होगा, वो भी इसको बोल लेगा कि मैंने एक शेर देखा मैं चिल्लाया। आई सॉ अ लायन आई क्राइड। यहां ध्यान दो, ये देखो आई सॉ अ लायन आई क्राइड, तो कह रहा है जिसमें दूसरे वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल से किस प्रकार के वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो आप कहते हो जिसमें दूसरे वाक्य की क्रिया पहले वाक्य की क्रिया का परिणाम हो। देखो दूसरे वाक्य की क्रिया में वो क्या किया, चिल्लाया, और फिर देखा तो चिल्लाया, देखा तो चिल्लाया, चिल्लाया क्यों, क्योंकि उसने देखा। तो कह रहा आई सॉ अ लायन आई क्राइड। इसी बात को आपने कितने वाक्य में लिखा है जी, बोर्ड पे एकदम नजर गड़ा के रखो, एक और दो, दो वाक्य में लिखा गया आई सॉ अ लायन आई क्राइड। अब इसी बात को देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया गया। तो क्या लिख दिया गया, सीइंग अ लायन आई क्राइड, यानी शेर को देखकर मैं चिल्लाया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अर्थात मैं कह रहा हूं कि जब दो वाक्य होते हैं, समझे रहो बात को, थोड़ा पेन लेने में टाइम लगता है, थोड़ा आप लोग पेशेंस रखिए, उबना नहीं चाहिए जी, टेक्निकल चीज है, ध्यान देना। अर्थात दो वाक्य होंगे, जब इन दो वाक्य में वाक्य का कर्ता एक होगा, दूसरे वाक्य की, जैसे यहां पे मैं कहूं आई सा यू, मैं आपको देखा, इसको समझ लो जी, और आई वाज हैप्पी, मैं आपको देखा मैं खुश था, ठीक है ना, ओके। या आप ऐसे कह सकते हो जी, ध्यान देना, आई सा यू, ठीक है ना जी, आई सा यू, आई स्माइल्ड, ठीक है ना जी, चलो यही लिख देते हैं, आई सा यू मैंने आपको देखा, आई स्माइल्ड मैं आपको देखा मैं मुस्कुराया। तो भाई मैंने आपको देखा मैं मुस्कुराया, इस वाक्य का अर्थ आप जानते हैं, दो वाक्य में लिखा गया है। देखिए अब कह रहे मुस्कुराया क्यों, क्योंकि देखा देखा तो मुस्कुराया। अब दोनों वाक्य के कर्ता एक हैं कि नहीं है जी, दोनों वाक्य का कर्ता एक है। तो आप पहले वाक्य की क्रिया को ध्यान से सुन लो, पहले वाक्य की क्रिया को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। तो आप इसको क्या लिख दोगे, सीइंग यू आई स्माइल्ड। आगे समझ में, सीइंग यू आई स्माइल्ड क्या अर्थ हो गया, इसी को मैंने कहा हुए या करके निकलता है, तो क्या हो जाएगा, देख करके। और देख करके इसी को हम लोग कहते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में देख कर ना, सीइंग यू आई स्माइल्ड हो गया। जो बात दो वाक्य में थी, ये देखिए जी, दो वाक्य में हमने कहा आई सॉ यू आई स्माइल्ड, मैंने आपको देखा मैं मुस्कुराया, वही बात कही गई कि सीइंग यू आई स्माइल्ड, यानी आपको देख करके मैं मुस्कुराया, ठीक है ना, ओके। यही बातें मैंने कहा कि ही सॉ मी, उसने मुझे देखा, या ऐसे आप कह लो कि ही एट मैंगो, वो आम खाया, ही फेल इल, वह बीमार पड़ गया। देख रहे हो जी, ही एट मैंगो ही फेल इल। अब बताओ दो वाक्य हैं, वह आम खाया वो बीमार पड़ गया, तो इसको हिंदी में जोड़ो तो कहोगे सर वह आम खाया वह बीमार पड़ गया, हम इसको हिंदी में बोलेंगे आम खाकर, या आम खा करके वह बीमार पड़ गया। मैंने कहा अंग्रेजी में भी बोल लो, ईटिंग मैंगो ही फेल इल, राइट, समझ में आया ना। यही चीज आपको सिखाया जा रहा है, लेकिन ये चीज आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं जी, कोई उसमें जरा सा भी लापरवाही नहीं। ध्यान दो, इसमें मैंने दो चार एग्जाम्पल आपके सामने दिया ताकि आप इस बात को समझ जाएं बहुत अच्छे से। थोड़ा ध्यान दो, प्रेजेंट पार्टिसिपल से कैसे जोड़ा जाएगा वाक्य को। देखिए मैंने कहा, पहले हिंदी में भी देख लो, राज ने सड़ा हुआ सेब खाया वह बीमार हो गया। तो राज एट रॉटन एप्पल ही फेल इल, ओके। राज ने सड़ा सेब खाया। अब देखिए बात कितने वाक्य में है, ये दो वाक्य में, एक वाक्य और ये क्या है जी, दूसरा वाक्य। राज ने सड़ा हुआ सेब खाया वह बीमार पड़ गया। यही बात तो मैं कह रहा हूं कि आपको अगर कंबाइंड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन देना है ना, आपको अपने भाषा में फ्लुएंसी डेवलप करना है, तो नो डाउट आपको सिंथेसिस आना चाहिए।
ठीक है ना, आप इसको आराम से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो क्या कह रहा है कि राज ने सड़ा हुआ सेब खाया, वो बीमार पड़ गया। ये देखो जी, राज एट रॉटन एप्पल, ही फेल इल। अब इसी चीज को कैसे हम लोग जोड़ देंगे, पहले वाक्य की क्रिया क्या है, एट, इसी की फर्स्ट फॉर्म लाओ, यहाँ पे आईएनजी लगा दो, तो ईटिंग हो गया। यही बात तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। हिंदी में इसका अर्थ हुए या करके निकलता है। तो निकल गया कि नहीं, देखे जी। तो क्या लिख दिया इन्होंने, ईटिंग रॉटन एप्पल राज फेल इल। वही बात जो दो वाक्य में, वही बात एक वाक्य में हो गई कि सड़े हुए सेब को खाकर राज बीमार पड़ गया। तो दोनों वाक्यों को हमने जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया। जो बात दो वाक्य में, वो बात कितने वाक्य में हो गई, एक वाक्य में हो गई। जरा मैं आपको एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूं, आप लोग पेशेंस के साथ देख लो जी जरा ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए। देखिए मैं एक वाक्य 3 वाक्य में लिखने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपके करियर का सवाल हो तो पेशेंस के साथ पढ़िए, क्योंकि मैं अगर जल्दबाजी करूंगा तो जल्दबाजी से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कहीं जल्दी आओ जल्दी पाओ की स्कीम चल रही है कि तुम जल्दी पढ़ लोगे तो फट से आपको कुछ मिलने वाला है ना। तो थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग, है ना। ओके, प्रिंसिपल स्वामी, देखिए एक वाक्य हो गया, प्रिंसिपल ने मुझे देखा, आई वॉज स्टैंडिंग एट गेट, मैं गेट पर खड़ा हुआ था। और फिर मैंने कहा ही गॉट एंग्री, वो नाराज हो गए। ठीक है ना जी। अब बताइए कितना वाक्य हुआ, 2 वाक्य हो गया, ठीक है ना। 3 वाक्य हो गया, प्रिंसिपल ने मुझे देखा, मैं गेट पर खड़ा हुआ था, वो नाराज हो गए। हमने कहा भाई ऐसा कोई जुगाड़ बताओ कि हम 3 वाक्य के बजाय एक ही वाक्य में बोल लें। तो आपने कहा गुरुजी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे इसको, तो इसको क्या कहेंगे, हम लोग इसको ले आएंगे, सा को क्या कर देंगे जी, सीइंग। तो क्या हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखो पहले वाक्य की क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। तो सीइंग मी, अब सीइंग मी का क्या अर्थ निकलेगा जी, वही बताया ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुई या करके निकलता है। तो सीइंग मी का मतलब मुझे देख करके, और कैसे, स्टैंडिंग, खड़े हुए। यही बात तो मैंने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ हुए या करके निकलता है। यहां देखो करके निकला, सीइंग मी, मुझे देख करके, स्टैंडिंग, खड़े हुए, कहां, एट गेट, गेट पर, यहां लगाया। और प्रिंसिपल, ही तो प्रिंसिपल है जी, प्रिंसिपल गॉट एंग्री। जो बात 3 वाक्य में थी वो बात एक वाक्य में हो गई। क्लियर, प्रिंसिपल सॉ मी, आई वाज स्टैंडिंग एट गेट, ही गॉट एंग्री। अब आप 3 वाक्य में कैसे जल्दी जल्दी बोलोगे, प्रिंसिपल सॉ मी, आई वाज स्टैंडिंग एट गेट, ही गॉट एंग्री, ऐसे नहीं बोलना है। बोलना है सीइंग मी स्टैंडिंग एट गेट, प्रिंसिपल गॉट एंग्री, राइट, कि मुझे गेट पर खड़े हुए देख करके प्रिंसिपल नाराज हो गए। तो आपने यहाँ वाक्य को किससे जोड़ दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल से। यही बात तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का रोल है। सिंथेसिस में पढ़ने, जिस बात को 3 वाक्य में कहा गया उस बात को कितने वाक्य में कहा गया, एक। अभी ये उदाहरण है, आप सिंथेसिस पढ़ लो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, सबके लिए प्रैक्टिस भी आप लोगों के लिए लाऊंगा, प्रैक्टिस भी करिएगा। हम लोग हर तरह की क्लास पढ़ने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना, यानी यूट्यूब पर और अपने एप्लीकेशन पर। आप लोग थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करिए, राइट। ध्यान दो, देखो अब यहां कह रहा है यदि वाक्य के प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उन्हें जोड़ने के लिए उस पार्टिसिपल को उस ऑब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं। तो आप कहोगे जी सर प्रेजेंट पार्टिसिपल का तो 2 अर्थ बताया, एक तो करके और एक तो हुए। तो कब करके अर्थ आ जाएगा, कब हुए आ जाएगा। तो मैंने कहा ध्यान दो जी, आप समझने की कोशिश करो, मैं हर बात लिख दूंगा, हर सवाल का आपके मैं जवाब दूंगा, आप केवल पेशेंस से रखिए। थोड़ा टेक्निकल चीज है, बार बार पेन लेने में थोड़ा टाइम लगता है जी। देखिए ये पॉइंट नोट करिएगा, कोई जादू नहीं होता किसी चीज को प्राप्त करने का। विजयी सभी होना चाहते हैं लेकिन विजय करने की तैयारी सभी लोग नहीं करते, ठीक है ना।
अगर आप विजयी होना चाहते हो तो विजयी बनने की तैयारी भी करिए, ठीक है ना। कोई चमत्कार नहीं होता। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है जी, ध्यान दो। इसका एक अर्थ जब करके निकलेगा तो इसके करके में कारण होगा और परिणाम का बोध होगा। जैसे आम खा करके बीमार हो गया, आपको देख करके मैं नाराज हो गया, ये बात सुन करके मैं नाराज हो गया, साहिल के को देख करके मैं मुस्कुराया, राज को देख करके मैं गुस्सा हो गया, आपकी बात सुनकर मैं नाराज हो गया, है ना। साहिल की दुर्दशा देखकर मुझे दया आ गई, कर या करके, ठीक है ना। कारण और परिणाम होता है इस करके में। और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब हुए आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पार्टिसिपल का संबंध जो है वो ऑब्जेक्ट से होता है। उदाहरण आप जरा देखने की कोशिश करिए जी, ठीक है ना। ओके, जैसे मैंने कहा कि मैंने राज को देखा, वह मैदान में खेल रहा था। अब यही बात तो मैं बार बार आपको समझा रहा हूं जी। कंबाइंड फॉर्म ऑफ सेंटेंस को सीखिए आप, राइट। हाउ टू राइट सेंटेंसेस इन कंबाइंड फॉर्म, विदाउट नोइंग इट यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। I am telling this fact to all of you so many times. Without knowing how to write sentences in combined form, it is not possible for you to be fluent in English language. Okay, ध्यान दीजिएगा कि मैंने राज को देखा, वह मैदान में खेल रहा था। ये कितने वाक्य में लिखा गया जी, 2। बहुत सरल है, छठवीं का बच्चा भी लिख सकता है, 6 का जो होगा वो भी लिख लेगा। आई सा राज, ही वॉज प्लेइंग इन फील्ड। ओके, तो ये तो हो गया 2 वाक्य, आई सा राज, ही वॉज प्लेइंग इन फील्ड। तब मैं कह रहा हूं ये देखो जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि नहीं है। अरे भाई, चाहे आप बनाएं या पहले से ही बना हो, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है कि नहीं बनता। ये देखो जी, तो ये पार्टिसिपल का संबंध किससे है, जब कह रहे हैं जब पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तब उसे कंबाइंड करते हुए उस पार्टिसिपल को उसी ऑब्जेक्ट के साथ लिख देते हैं। जैसे देखो, मैंने इसे कंबाइंड कर दिया तो क्या लिख दिया, आई सा राज। देखिए, इस प्लेइंग को लाया, राज के बगल लिख दिया, आई सा राज प्लेइंग इन द फील्ड। क्या अर्थ हो गया, मैंने राज को मैदान में खेलते हुए देखा। जो बात 2 वाक्य में कही गई कि मैंने राज को देखा, वह मैदान में खेल रहा था, तो 2 वाक्य में क्यों बात कहते हो जी, कंबाइंड फॉर्म में बोलो ना। तो आप कहते हो सर मैंने राज को मैदान में खेलते हुए देखा। मैंने कहा कि मैं कभी स्मोकिंग नहीं करता, है ना। तुमने कहा कि सर मैंने आपको कभी स्मोकिंग करते हुए नहीं देखा। तो आपको स्मोकिंग करते हुए नहीं देखा तो क्या, आई नेवर सॉ यू स्मोकिंग, राइट। यही तो बात हुई। तो जो बातें 2 वाक्य में, वही बात 1 वाक्य में हो गई। अभी मैं आपको कहूं कि मैंने आपके पिताजी को देखा, वह मैदान में खेल रहे थे। आई सॉ योर फादर, ही वॉज प्लेइंग इन द फील्ड। तो मैं इसी को एक कंबाइंड फॉर्म में क्या कर दूंगा कि आई सॉ योर फादर उसी के बगल ला के लगा दूंगा प्लेइंग। तो मैंने आपके पिता को देखा और प्लेइंग खेलते हुए, रनिंग दौड़ते हुए, स्मोकिंग धूम्रपान करते हुए, राइटिंग लिखते हुए, टीचिंग पढ़ाते हुए, स्पीकिंग बोलते हुए, टॉकिंग बात करते हुए। आगे नहीं जी। ओके, आई सॉ राज प्लेइंग इन द फील्ड। ओके, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्यों को कैसे जोड़ा जाता है। थोड़ा सा और 2-3 एग्जाम्पल हैं, आप लोग फटाफट समझिए। उबना नहीं है जी, डू नॉट फील एनी बोर्डम, कोई उबना महसूस करो। मैंने साहिल को देखा, वह पारुल से बात कर रहा था। देखिए ये सेपरेट है, ये देखो जी, यहाँ पे नजर गड़ाओ, थोड़ा सा टेक्निकल होने की कोशिश करो। आई सा साहिल, ही वॉज टॉकिंग टू पारुल। दूसरा वाक्य है, मैंने साहिल को देखा, वह पारुल से बात कर रहा था। बात 2 वाक्य में हुई। अब हमें कंबाइंड फॉर्म में लिखना है, तो मैंने इसी को कहा कि जब पार्टिसिपल का संबंध पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे कंबाइंड करते हुए उस पार्टिसिपल को उसी ऑब्जेक्ट के साथ लिख देते हैं। देखो मैंने क्या लिख दिया, आई सा साहिल, मैंने साहिल को देखा। क्या करते हुए, टॉकिंग टू पारुल, मैंने साहिल को पारुल से बात करते हुए देखा। और वही बात आप सिंथेसिस नहीं जानते थे, कल की डेट में जब कंपटीशन में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा यहाँ टॉकिंग क्या है, तो आप बताओगे टॉकिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जी।
राइट। यही सब तो चाहे टीजीटी का मसला हो, चाहे पीजीटी का, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉम्प्रीहेंशन को समझने का सवाल हो। बहुत विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें कॉम्प्रीहेंशन पैसेज नहीं आता। भाई जब तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, अच्छे से सिंथेसिस नहीं आता, आपकी प्रैक्टिस कमजोर है, आपकी वोकैब कमजोर है, आपके ग्रामर पोर्शन क्लियर नहीं है, तो आप कैसे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को समझ लोगे। अभी द हिंदू एडिटोरियल पैसेज को मैं पढ़ाऊंगा तो कैसे सारे विद्यार्थी समझ लेंगे जो इसको नहीं समझेंगे। यहीं से शुरुआत करिए आप लोग, राइट। ध्यान दीजिएगा, मैंने साहिल को पारुल से बात करते हुए देखा। आई सा साहिल टॉकिंग टू पारुल। आगे ध्यान देते रहिए, मैं पेन का प्रयोग थोड़ा कम करूंगा, जल्दी बताऊंगा। उन लोगों ने उसे पाया, वह सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। तो दे फाउंड हिम, ही वाज लाइंग बिसाइड रोड। तो क्या हो गया कंबाइंड फॉर्म में कि दे फाउंड हिम लाइंग बिसाइड द रोड। देखिए ये ऑब्जेक्ट है हिम, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट है ना जी, और ये देखिए ये पार्टिसिपल इसके बगल लिख दिया गया ये, राइट। एक मिनट पेन ले लें, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, टेक्निकल चीज है। तो आई वाज इल, मैं बीमार था, आई कुड नॉट गो देयर, ठीक है ना। अब आप इसको कह रहे हो, अब यहाँ पे देखो जब ये जी ये होता है, जब इज एम आर है ना, इस तरह की वाज और वर्ब हो, तब आप यहाँ पे बीइंग लगा लेते हैं। आई वाज इल, आई कुड नॉट गो देयर, तो क्या बोल दिए, कंबाइन कर दिए, बीइंग इल आई कुड नॉट गो देयर। ध्यान देना, शी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, शी कुड नॉट टीच। तो क्या हो गया, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग शी कुड नॉट टीच, ठीक है ना। ओके, एक मैं लिखता हूं, जरा ध्यान से देखो सभी लोग फिर से। जैसे मैंने कहा आई वॉज इल, मैं बीमार था, आई कुड नॉट टीच। आई कुड नॉट टीच, ध्यान देना ये सब जी ये वर्ब लिंकिंग वर्ब। तो मैंने कहा कि आई वॉज इल, आई कुड नॉट टीच, ठीक है ना जी, कि मैं बीमार था, आई कुड नॉट टीच, मैं पढ़ा नहीं सका। तो आप इसको क्या कर दोगे, यहाँ पे आप बीइंग लगा दोगे, ठीक है ना। बीइंग इल, बीमार होने के नाते, बीमार होने के कारण, आई कुड नॉट टीच, मैं पढ़ा नहीं सका। बस जो बात दो वाक्य में, वो बात कितने वाक्य में हो गई जी, जो बात दो वाक्य में हुई, सेपरेट हुआ ये और ये कंबाइन हो गया, राइट। तो मैं बीमार था, मैं पढ़ा नहीं सका, बीइंग इल आई कुड नॉट टीच, बीमार होने के नाते मैं पढ़ा नहीं सका। समझ गए ना सब लोग। ओके, अब यहाँ पे रुकिए आप लोग एक सेकंड के लिए, मैं इसको क्लियर कर दूं। देखिए बीइंग का एक अर्थ होता है के कारण से, बीमार होने के कारण से, या इसी को कहते हैं होने के नाते। समझे रहो जी, हर चीज समझा देंगे आपको। जैसे मैंने कहा आई वॉज पुअर, आई कुड नॉट कंप्लीट माई एजुकेशन, मैं गरीब था, मैं अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर सका। तो क्या बोलोगे, बीइंग पुअर आई कुड नॉट कंप्लीट माई एजुकेशन, गरीब होने के नाते मैं अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर सका। तो बस यही हो गया बीइंग, और इसी बीइंग का मतलब ही होता है जी जीव भी होता है, याद रखिएगा ये सब बात। और इसी चीज को कहते हैं प्राणी, इसी से बना है ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी, ठीक है ना जी। ये सब बात आपको समझना है। गॉड लव्स ऑल बीइंग, ईश्वर सभी प्राणियों को प्रेम करता है, ठीक है ना। ध्यान देते जाओ, हर एक बात समझाते चले जा रहे हैं आपको, इसको जरा ध्यान दो जी। सेपरेट कंबाइंड उदाहरण दिए गए हैं। प्रिंसिपल सामी, आई वाज स्टैंडिंग एट गेट, प्रिंसिपल ने मुझे देखा। देखिए जी तीन वाक्य हैं ये। प्रिंसिपल सामी, आई वाज स्टैंडिंग एट गेट, ही बिकेम एंग्री। तो क्या जुड़ गया, सीइंग मी स्टैंडिंग एट गेट, प्रिंसिपल बिकेम एंग्री, मुझे गेट पर खड़े हुए देखकर प्रिंसिपल नाराज हो गए। देखिए ये यही कारण और परिणाम था, इसको यहाँ आईएनजी बना दिया गया। सीइंग मी, और मी का संबंध किससे है जी, ये देखो, जब कहते हैं, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध पहले वाक्य ऑब्जेक्ट से, तो उसे उसके साथ लिख लेते हैं। तो सीइंग मी, तो यहाँ क्या अर्थ निकला जी, देख करके, देख करके, मी मुझे, स्टैंडिंग का मतलब खड़े हुए। आ गया, कितना आसान हो जाएगा आपके लिए अंग्रेजी को समझना।
सीइंग मी स्टैंडिंग एट गेट प्रिंसिपल बिकेम एंग्री, प्रिंसिपल नाराज हो गए। अगला वाक्य आप देखते हैं, सी वॉज ब्यूटीफुल, सी वॉज एरोगेंट। तो क्या हो गया, कारण और परिणाम यहां भी है। वही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं जी कि कारण और परिणाम जरूर होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ध्यान देना जी। तो क्या हो गया, सी वॉज ब्यूटीफुल, सी वॉज एरोगेंट। तो क्या हो गया, बीइंग ब्यूटीफुल सी वॉज एरोगेंट, यानी कि वो सुंदर थी, वह घमंडी थी। अब बताओ जी घमंडी क्यों थी, तो आप कहोगे जी सुंदर थी, सुंदर थी इसीलिए वो घमंडी थी। ठीक है ना, इनमें कारण और परिणाम है कि नहीं है। ओके, तब आप यहाँ बीइंग का प्रयोग किए जी, बीइंग ब्यूटीफुल, यानी जब इज एम आर वाज या वर रहेगा, भी मैंने बताया आपको, बीइंग ब्यूटीफुल शी वाज एरोगेंट। ठीक है ना जी। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका पूरा हुआ। अब मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को इतना पढ़ा दिया, अब इसका मैं प्रैक्टिस अगले चैप्टर में मैं आपको करवाऊंगा, जब अगली वीडियो में बनाऊंगा और भी दूंगा। मैंने आपको बार बार कहा है मैं पढ़ाऊंगा और मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ अगर प्रैक्टिस नहीं है आपकी जी, भले आप प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ लिए, तब आपका ये कभी ज्ञान कभी आपको लाभ नहीं दे सकता है। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब आइए जी, अब आता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल से तो वाक्यों को हमने जोड़ ही लिया, अब पास्ट पार्टिसिपल क्या है। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल को मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से। अब आता है नंबर किसका, पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा, पार्टिसिपल से वाक्यों को जोड़ना सीख रहे हैं हम लोग। पास्ट पार्टिसिपल, तो आप कहते हो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। हिंदी में इसका अर्थ हुआ, हुई, और ऐसे भी कह लो हुए निकलता है। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा, मेरी बात पे ध्यान देना। ओके, जैसे मैं अभी लिख दूं वुंडेड लायन, अब इसका मतलब मुझे बताओ, वुंडेड लायन, इसका मतलब एक घायल शेर, यानी कि एक घायल हुआ शेर। ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा अ लोस्ट चाइल्ड, जरा ये बताओ ये क्या है जी, अ लोस्ट चाइल्ड, ये तो थर्ड फॉर्म है ना जी, आप जानते होंगे अ लोस्ट चाइल्ड, एक खोया हुआ बच्चा। फिर मैंने कहा अ रॉटन एप्पल, एक सड़ा हुआ सेब। ठीक है ना, तो वर्ब की ये क्या होता है जी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है ना जी, और हिंदी में इसका अर्थ हुआ, हुआ, हुआ निकलता है। कह क्या रहा है, जरा बोर्ड पे नजर डालो, समझ में आ जाएगा। तो कह रहे हैं, ध्यान देना, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। हिंदी में इसका अर्थ हुआ, हुई, हुए निकलता है। हुआ, हुई, हुए निकलता है। जैसे देखो जी ये बात, अब आप यही समझ जाओ, मिस्ड कॉल, मिस का मतलब होता है छूटना। बता दें जी, मिस, मिस का मतलब क्या होता है, छूटना। आप जानते हो कि छूटी हुई काल, छूटना या कोई चीज मिस कर देना, कोई काम ना कर पाना, किसी चीज को खो देना। ठीक है ना, मिस छूटना, जैसे मिस्ड कॉल। और इसी मिस का मतलब भी क्या होता है जी, क्लियर, थोड़ा सा वो कैप पे ध्यान दे लो, काम की चीज है। किसी व्यक्ति या वस्तु के अभाव को महसूस करना, अभाव को महसूस करना, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के अभाव को महसूस करना, इसी को मोटे तौर पे हम लोग कहते हैं याद करना। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने जन्मदिन पर अपनी दादी को याद करता हूँ, यानी अपनी दादी को बहुत मैं मिस करता हूँ। मिस करता हूँ मतलब कि उनकी कमी, उनका अभाव मैं महसूस करता हूँ। समझ जाओ, एक एक शब्द को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। ठीक है ना जी, ये मेरा कोई ईगो नहीं है, बस कह रहे हैं, समझ जाइए आप लोग, छूटना। और इसी मिस का मतलब ही होता है कुमारी। लड़कियों के नाम के आगे, जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं उनके नाम के आगे लगा रहता है ना, जैसे मैंने लिख दिया मिस पारुल। अब मिस पारुल का मतलब क्या हुआ, कुमारी पारुल। और इसी मिस को जो कॉन्वेंट स्कूल में है उन अध्यापिका को भी कहा जाता है, जो टीचर होती हैं उनको भी कहा जाता है मिस,
है ना। अब देखिए मैं इसको मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश कर दिया, ठीक है ना। कोई शब्द आएगा, जितने भी शब्द आएंगे मैं चाहता हूं कि हर एक शब्द की व्याख्या की जाए, क्योंकि देखिए जी बिना वो कैब अच्छा हुआ कुछ भी नहीं हो सकता। बार बार मैंने बताया कि अगर आपको कार खरीदनी है तो केवल कार का शोरूम पता कर लो तो बस पर्याप्त नहीं है जी। कार का शोरूम पता हो प्लस आपके पास पैसा भी हो। तो जो कार का शोरूम है पता होना वो ग्रामर है, और जो पैसा होना वो कैब है। बताओ इसमें कार का शोरूम पता करना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि पैसा होना? तो आप कहेंगे नहीं सर पैसा होना। तो आप समझ रहे हैं ना कि ग्रामर तो थोड़ा सा आसान भी चैप्टर होता है, लेकिन वो कैब को बढ़ाना, शब्दों के अर्थ को जानना, ये काफी चैलेंजिंग होता है। जब बताया जाए तो आप पेशेंस के साथ सुनिए। इफ यू आर सीकिंग द 100% सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, राइट? ओके, ध्यान देना। किसी व्यक्ति या वस्तु के अभाव को महसूस करना, ये तो हो गया। वो तो आप देखिए कि वर्ब की, ये बताइए क्या है जी? ये क्या है? मिस्ड कॉल, ठीक है ना। तो मिस्ड कॉल का मतलब क्या हुआ? छूटी हुई कॉल। अब आगे ध्यान देते हैं आप, रिसीव्ड कॉल, प्राप्त की हुई कॉल। आगे कहते हैं बॉयल्ड मिल्क, उबाला हुआ दूध, कहते हैं ना। अब कहीं ऐसे लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत आसानी समझाने। सेंट मैसेज, भेजा हुआ संदेश। सॉल्व्ड क्वेश्चन, हल किए हुए प्रश्न। सारे में देख लो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हुए हुए अर्थ आ रहे हैं। अपीयर्ड क्वेश्चन, आए हुए प्रश्न। प्रिंटेड प्राइस, छपा हुआ दाम। हुआ आ गया नहीं आ गया जी? प्रिंटेड प्राइस, छपा हुआ दाम। आगे हम लोग ध्यान देते रहते हैं फटाफट। कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्यों को जोड़ने के लिए पास्ट पार्टिसिपल को संबंधित ऑब्जेक्ट के साथ लिख देते हैं। उदाहरण को देखो जी कैसे जोड़ दिया जाता है। देखिए जैसे लिखा हुआ है कि सी फाउंड हर बुक, ओके, सी फाउंड हर बुक, इट वाज लॉस्ट, वो अपनी किताब, देखिए सी फाउंड वो पाई, हर बुक अपनी किताब, इट वाज लॉस्ट एक खो गई थी। तो क्या लिख दिया गया? सी फाउंड हर लॉस्ट बुक, वह अपनी खोई हुई किताब को पाई। ये दो वाक्य में था बात, और ये एक वाक्य में हो गया। सी फाउंड हर बुक, इट वाज लॉस्ट, ये वो अपनी किताब को पाई, ये खो गया था, एक वाक्य में कर दिया गया। इसी को हम लोग, ये जो लॉस्ट है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको इसी बुक के पहले लाके लिख दिया गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया? सी फाउंड हो पाई, हर लॉस्ट बुक को अपनी खोई हुई किताब को पाई। कल की डेट में आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए जी लॉस्ट क्या है, तो आप बताओगे, कहोगे सर ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। यही सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। हो सकता है इसी को जानने की वजह से आप लाइफ टाइम जीवन भर जॉब करें, बढ़िया सैलरी पाएं, सब कुछ हो, ठीक है ना। इसलिए बात को सुनने में कोई अफरा तफरी नहीं, आराम से सुनिए बात को, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, मुझे बहुत अच्छे से पता है विद्यार्थी, सारे विद्यार्थी पेशेंस के साथ नहीं सुन पाते बात को, है ना। बाद में वो सारी बात पेशेंस से सुनते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान देना, समझो मेरी बात। मैंने कहा आई बॉट अ टॉय, इट वाज ब्रोकन। अब ब्रोकन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं? वही बात तो मैं कह रहा हूं कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, और ये जिसकी विशेषता बताता है, ये किसी की विशेषता बताता है। ये है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये काम किसका कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तभी तो मैंने आपसे कहा कि पार्टिसिपल वर्ब होता है, काम किसका करता है जी? एडजेक्टिव का करता है, ठीक है ना। बात को आप समझते हुए जाओ। तो आई बाट अ ब्रोकन टॉय, मैं एक टूटा हुआ खिलौना खरीदा, ठीक है ना। आई सोल्ड माई साइकिल, मैंने अपनी साइकिल बेच दिया, इट वाज डैमेज्ड, ये टूटी हुई थी। ये बताओ डैमेज वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं है? पास्ट पार्टिसिपल। ये विशेषता बता रही नहीं, साइकिल तो थी, लेकिन कैसी साइकिल थी जी? टूटी हुई। जब हमें इसे कंबाइंड फॉर्म में लिखना हुआ तो जिसकी विशेषता बता रही उसी के साथ ही तो लिख दिया गया। तो आई सोल्ड माई डैमेज्ड साइकिल। आगे ध्यान देते हैं जी, फिर कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं जी? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ध्यान दो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, देखिए जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल, अब परफेक्ट पार्टिसिपल। थोड़ा सा ही आप सुन लो। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, हिंदी में हुए या करके अर्थ निकलता है। जैसे मैं कहूं आई सा आई स्नेक,
मैं एक सांप देखा, आई रन अवे, मैं भाग गया। ओके, तो सीइंग अ स्नेक आई रन अवे, यानी सांप को देख करके मैं क्या कर गया, भाग गया। ठीक है ना। फिर कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, ये जिसकी विशेषता बताता है उसके साथ इसको लिख दिया जाता है। जैसे आई बॉट अ साइकिल, मैंने एक साइकिल खरीदा, इट वॉज डैमेज्ड, ये टूटी हुई थी। तो मैंने क्या कहा कि आई बॉट अ डैमेज्ड साइकिल, तो डैमेज्ड साइकिल यानी टूटी हुई साइकिल। ठीक है ना, मैंने एक टूटी हुई साइकिल खरीदा। अब नंबर आता है परफेक्ट पार्टिसिपल का। दो हो गए, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, परफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट और पेशेंस से सुनिए, वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि अगर मैं इसको अलग अलग भाग में बनाऊंगा तो फिर वो बातें नहीं रह जाएंगी जो बातें यहाँ हो सकती हैं। ठीक है ना, और फिर पढ़ना ही है, आप पढ़िए आराम से। ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है जी, ये देखो, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है जी, बहुत टेक्निकल चीज है जी, थोड़ा सा समझने की। हैविंग होता है प्लस वर्ब की क्या होता है जी, ये थर्ड फॉर्म, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। फिर एक कहता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया कब जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं जिनमें जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो तो समाप्त होने वाली क्रिया वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल बना दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान दो। कह रहा है जब एक पहले वाक्य की क्रिया समाप्त हो जाए और उसके बाद दूसरे वाक्य की क्रिया शुरू हो तो जो समाप्त होने वाली क्रिया हो उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। ठीक है ना जी। इसका हिंदी में अर्थ कैसे निकलता है, इसका भी हिंदी में अर्थ निकलेगा करके। तो आप अभी हमसे पूछोगे कि सर इस वाले करके में क्या है। देखिए अब हिंदी में मैं करके 3 बता रहा हूं, अभी वीडियो के अंत में मैं इसे समझाऊंगा, बहुत समझिएगा। तभी बच्चे अंग्रेजी बोलने में थोड़ा सा असहज पाते हो, समझ नहीं पाते कि इसका क्या एक्सप्रेशन है, इसका क्या एक्सप्रेशन है। समझो जरा, जब ये करके कारण और परिणाम बताए, जैसे तुम्हें देखकर मैं गुस्सा हुआ, ये सुनकर मैं क्रोधित हो गया, ये सुनकर वो बेहोश हो गया, ये सुनकर वो हंसने लगा, आम खाकर वो बीमार हो गया, आइसक्रीम खा करके वो बीमार हो गया, साहिल से बात करके वो खुश हो गया, उसे देख करके वो मुस्कुराया, उसे देख करके वो रोने लगा। तो कारण और परिणाम है जी। जब कारण और परिणाम होगा तब इस करके का ट्रांसलेशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से करेंगे। ध्यान दीजिएगा जी, बहुत टेक्निकल है, बहुत लोग इसको गलत सही लिखते हैं। ठीक है ना जी। आगे क्या है करके, और इसी करके से एक होता है कार्य समाप्ति का बोध। किसका बोध होता है जी, कार्य समाप्ति का। जब कार्य समाप्ति का बोध होगा तब हम लोग इसे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से लिखते हैं जी। ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूं, जैसे मैं आपको ट्रांसलेशन दे दूं, मैंने कहा कि मैंने नहा करके मैं खाया, नहा करके खाया। अब इसका बात बताओ क्या मतलब हुआ, नहा करके मैं खाया, नहा करके मैं खाया, इसका मतलब मैं नहाया मैं खाया, यानी नहाने का कार्य पहले हुआ उसके बाद खाना खाने का कार्य हुआ। ठीक है ना जी। आपको पढ़ा करके मैं घर चला गया, तो इसका आपको पढ़ा करके मैं घर चला गया, बोलो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे। ठीक है ना। तो आप अगर इस बात को कैसे बोलोगे कि आपको पढ़ा करके मैं घर चला गया, ठीक है ना, इसका मतलब मैंने आपको पढ़ाया मैं घर चला गया, मैं आपको पढ़ाया मैं घर चला गया। 2 वाक्य में आपको पढ़ा करके मैं घर चला गया, यानी पढ़ाने का कार्य पूर्ण हो गया तब मैं घर गया, है ना जी। तो ध्यान से सुनिए, ते कार्य समाप्ति का बोध कराता है। ध्यान दिए रहो, देखिए कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। कह रहा है शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, शी वेंट टू द मार्केट। वह अपने काम को पूरा की, वह बाजार चली गई। उसने अपने काम को पूरा किया, वो बाजार चली गई। तो अब बताइए, पहला ये कार्य समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, ये कार्य समाप्ति का बोध हुआ, ये जी कार्य समाप्ति का बोध हुआ, और तब वो बाजार चली गई। तो क्या बोलेंगे इसे, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क शी वेंट टू द मार्केट, यानी काम को पूरा करके वह बाजार को चली गई। आ गया समझ में कि नहीं जी। दूसरा वाक्य पे आप ध्यान दो,
आई टुक बाथ आई स्लेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आई टुक बाथ आई स्लेप्ट, मैंने स्नान किया मैं सो गया, यानी पहले मैंने क्या किया, स्नान किया, तब मैं क्या कर गया, सो गया। क्या बोलेंगे, हैविंग टेकन बाथ आई स्लेप्ट, यानी नहा करके मैं सो गया। समझ में आ रहा है, जब कार्य समाप्ति का बोध हो तब हम लोग उसे परफेक्ट पार्टिसिपल से व्यक्त करते हैं, उसे जोड़ते हैं। ठीक है ना जी, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मैंने कहा झाड़ू लगा करके मैंने कमरे को धुला, अब बताओ इसका क्या मतलब हुआ। झाड़ू लगा करके मैंने कमरे को धुला, आम खा करके मैं बीमार हो गया। अब आम खा करके बीमार हो गया, इसका भाव यह है कि आम खाने की वजह से बीमार हो गया। आम खा करके बीमार हो गया, इसका मतलब कि आम खाने की वजह से बीमार हो गया। और एक है झाड़ू लगा करके मैंने कमरे को धुला, इसका मतलब झाड़ू लगाने का कार्य पहले हुआ, तब बोलेंगे हम लोग हैविंग स्वेप्ट द रूम ना, कमरे को झाड़ू लगा करके आई वॉश्ड इट, मैंने इसे धुला। ठीक है ना, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए जी। और नहीं तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम सीधे समझ लेंगे जी, तो ठीक ही है, समझिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा भी देखिए सेपरेट, आई सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, मैंने सभी प्रश्नों को हल किया। आई चेक्ड देम मेनी टाइम, मैंने उन्हें कई बार चेक किया। तो आई सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, आई चेक देम मेनी टाइम, मैंने उन्हें कई बार चेक किया। तो ये बताइए कार्य समाप्ति हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये कार्य हुआ तब ये हुआ। तब आप इसको कैसे लिखते हो, हैविंग सॉल्व ऑल द क्वेश्चन आई चेक्ड देम मेनी टाइम्स, मैं सभी प्रश्नों को हल करके मैंने उन्हें कई बार चेक किया। एक उदाहरण को मैं जरा लिखता हूं, जरा आप समझने की कोशिश करो, ध्यान देना। मैंने कहा आई फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपने काम को पूरा किया, और मैं कह रहा हूं आई स्लेप्ट, मैं क्या कर गया, सो गया। मैंने अपने काम को पूरा किया, मैं सो गया। तो अब बताओ इसको हम कैसे कहेंगे, तब ये कहेंगे अपने काम को पूरा करके मैं क्या कर गया, सो गया। तो क्या हो जाएगा, तब आप इसको ऐसे ही लिखोगे, इसी को परफेक्ट पार्टिसिपल बना दो, जिससे कार्य समाप्ति का बोध हो रहा है। तब ये हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, अपने काम को पूरा करके, और क्या हुआ, आई स्लेप्ट, मैं सो गया। हो गया ना जी, ये कॉमा रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये कितने वाक्य में था, मैंने अपना काम पूरा किया, मैं सो गया। इसका मतलब जो कार्य पहले हुआ उसको आप परफेक्ट पार्टिसिपल से दिखाओगे जी। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई स्लेप्ट, अपना काम पूरा करके मैं क्या कर गया, सो गया। आगे जरा एग्जाम्पल ये लिखे हैं जी आपके लिए, आप इन्हें ध्यान से पढ़ लो। आई रिसीव्ड योर मैसेज, मैंने आपका संदेश प्राप्त किया। आई स्टार्टेड फॉर दिल्ली इमीडिएटली, मैं तुरंत दिल्ली के लिए, तत्काल दिल्ली के लिए रवाना हो गया। तब ये बताओ पहले क्या हुआ जी, पहले क्या हुआ, आई रिसीव्ड योर मैसेज आई स्टार्टेड फॉर दिल्ली इमीडिएटली। ठीक है ना, मैंने आपका संदेश प्राप्त किया, मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। तो पहले ये मैसेज प्राप्त किया गया, पहली क्रिया समाप्त हुई, दूसरे पे दूसरा वह क्रिया बाद में हुई। तो क्या हो गया, हैविंग रिसीव्ड योर मैसेज आई स्टार्टेड फॉर दिल्ली इमीडिएटली। ठीक है ना जी, ओके। ध्यान दो, बहुत आराम से पढ़िएगा ये सब सारी चीजें। आगे, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो, अब देखिए यही बातें तो मैंने आपको समझा रखा है कि आपको एक्टिव पैसिव टेंस सब क्लियर रहना चाहिए। देखिए जी, बहुत सारी बात होती है, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं आप सभी लोगों को। अगर किसी भी कार्य को किया जाए और उसका क्रम बिगड़ जाए, तो उसका क्रम बिगड़ जाएगा, तब आपको फिर वो फायदा नहीं मिलेगा। क्रम सही होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण से आप लोग समझ जाओ, जैसे किसी व्यक्ति को स्नान भी करना है और उसे भोजन भी करना है, और उसके बाद उसे अपने घर में नाली भी साफ करना है, सपोज दैट। ठीक है ना जी, अब बताओ इसमें वो पहला काम क्या करेगा। तो हर एक चीज का एक सिस्टम है, उस काम को सबसे पहली बात उसको क्रम वाइज आपको करना चाहिए। ठीक है ना, सही क्रम से। तो पहले वो क्या करेगा, अपने घर की नाली साफ करेगा, उसके बाद वो स्नान करेगा, तब वो भोजन करेगा। बहुत लोग सोचते हैं नहीं, काम हमी को करना है, चाहे आगे पीछे चाहे जैसे कर लें। नहीं जी, उसका क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
समझने की कोशिश करो। तो यानी कि आप जब इसमें पढ़ोगे तो इसमें एक्टिव पैसिव समावेश है। यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। ध्यान दीजिएगा, कोई टिपिकल नहीं, जिसको एक्टिव पैसिव आता होगा समझ जाएगा। मैंने कहा राज वाज अरेस्टेड, राज को गिरफ्तार कर लिया गया। ध्यान दीजिएगा जी, ये सब आएगा। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन, आपको सिंथेसिस अच्छे से क्लियर नहीं है, आपको ग्रामर के सारे चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं है जी, तो आप चाहे जितनी भी कोशिश करते हो हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को समझ जाएं, हम जो है इंग्लिश स्पोकन में फ्लुएंट हो जाएं, हमारी जो है वो ग्रामर बहुत अच्छी हो जाए, बहुत सारी चीज़ें ये सब बिना आप नहीं कर सकते जब तक आप सही से उसे बहुत अच्छे से अध्ययन नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जी, जैसे मैंने कहा राज वाज अरेस्टेड, अब ये देखिए जी पैसिव वॉइस है कि नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है ये, ठीक है ना। राज वाज अरेस्टेड, राज को गिरफ्तार कर लिया गया, मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा। ही वाज सेंट टू जेल, उसे जेल भेज दिया गया। अब ये बात लिखा जाना है, राज को गिरफ्तार किया गया, राज को जेल भेज दिया गया, ठीक है ना जी। राज को गिरफ्तार किया गया, राज को जेल भेज दिया गया। तो अब ये देखिए पैसिव वॉइस है नहीं। अब बहुत लोग जो पैसिव वॉइस नहीं पहचान पाएंगे उनके लिए यह मामला टिपिकल हो जाएगा। राज वाज अरेस्टेड, ही वाज सेंट टू जेल, तो क्या कहा, बीन लगा देते हैं, हैविंग के साथ क्या लग जाएगा तब, बीन। हैविंग बीन अरेस्टेड, राज वाज सेंट टू जेल, मतलब इसका ये हुआ राज को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया, ठीक है ना जी। ओके, आगे ध्यान देते हैं। ऑल द क्वेश्चन वर सॉल्व्ड, सभी प्रश्नों को हल किया गया। द क्वेश्चंस वर चेक्ड, सभी प्रश्नों को चेक किया गया। तो हैविंग बीन सॉल्व्ड, हल करके ऑल द क्वेश्चंस वर चेक्ड, हल करके सभी प्रश्नों को चेक किया गया, ठीक है ना जी। आगे ध्यान दो, फिर कह रहे हैं द थीप वाज कॉट, चोर को पकड़ा गया। ही वाज सेंट टू जेल, चोर को पकड़ा गया, उसे जेल भेज दिया गया, ठीक है ना जी। तो क्या हो जाएगा, हैविंग बीन कॉट। अब इसको मतलब क्या हुआ, हैविंग बीन कॉट का मतलब क्या जी, पकड़ करके। द थीप वाज सेंट टू जेल, समझ रहे होगे। अब इस तरह से कहीं कोई वाक्य लिखा होगा तो आप समझ तो जाओगे। केवल आपको कंबाइंड फॉर्म में लिखना ही नहीं है, कहीं लिखा होगा पैसेज में उसे आपको समझना भी है, कहीं कोई बोल रहा होगा उसे भी समझना है, और आपको तो बहुत काम है इसका जी, ठीक है ना। ओके, हैविंग बीन कॉट द थीप वाज सेंट टू जेल, यानी चोर को पकड़ करके हैविंग बीन कॉट द थीप वाज सेंट टू जेल, उसे जेल भेज दिया गया, ठीक है ना जी। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने कहा ये बात आप समझ जाओ जी, मिल्क वाज बॉइल्ड, दूध को उबाला गया, ओके, और इट वाज गिवन, इसे दिया गया, टू चिल्ड्रन, बच्चों को, टू ड्रिंक। आराम से समझिए पेशेंस के साथ। मिल्क वाज बॉइल्ड, दूध को उबाला गया, और इट वाज गिवन, इसे दिया गया, टू चिल्ड्रन, बच्चों को, टू ड्रिंक, पीने के लिए। दूध को उबाला गया, इसे बच्चों को पीने के लिए दिया गया, ठीक है ना। तब ये क्या हो जाएगा, अब आप इसे बताइए, जोड़िए, आप इसे कंबाइन कीजिए। तब आप क्या करोगे, तो आप लिख दोगे हैविंग मिल्क बीन बॉइल्ड और इट वाज गिवन टू चिल्ड्रन टू ड्रिंक, ठीक है ना। समझने की कोशिश करो आप, देखिए ये सब है यहाँ पे। अब आज हम लोग यहीं पे विराम लेते हैं। मैं आपको और भी आगे सारे सेक्शन को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जितना भी है इसका, ठीक है ना। आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। अब एक साथ सबको पढ़ाना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो लंबी होगी, आप लोग थोड़ा सा उब भी सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप मेरी बात को, मेरा जो भी सजेशन है आप लोगों को बहुत ही हम्बल में है, आप लोगों के हित के लिए है। आप लोग उसको बहुत अच्छे से सुनिए, समझिए, जानने की कोशिश करिए। और आप लोग मेरे YouTube चैनल से जुड़ने के साथ साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए ताकि आपको हर मैसेज आपको मिलता रहे। और जब कभी मैं बहुत जल्द ही मैं एप्लीकेशन पर पढ़ाऊँगा तो आप लोग वहाँ भी मेरे साथ ताकि जुड़ पाएँ, है ना। तब तक के लिए मैं अब अगली क्लास में आप लोगों से मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।